हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ प्रकाशन के बुक की ग्रामीण समाज एवं विकास, जिसमें हम लोग अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे इस बुक के में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये दो चैप्टर जो है इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें हम देख रहे थे कि कौन कौन चैप्टर हो चुका है। तो पहला चैप्टर उसमें ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ये हो चुका है। दूसरा चैप्टर जो है ग्राम विकास कार्यक्रम हो चुका है। तीसरा चैप्टर है ग्राम विकास योजना एवं प्रबंध हो चुका है। चौथा है ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। पाँचवा है स्वास्थ्य योजना। और छठवां आज है ग्रामीण सामाजिक विकास। सातवां इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। तो 2 चैप्टर इस वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी चैप्टर हो चुके हैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पेज पर, आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, एंड तक देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत के ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, लास्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बीच के भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो पढ़ना सब है, ठीक है, ज़रूरी सब है। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामीण समाज विकास से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ग्रामीण समाज के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन असत्य है। असत्य माने कि गलत, इसमें से बताना है। तो पहला है इसका आकार छोटा होता है, यहाँ की आबादी कम होती है, इसमें एकरूपता देखने को मिलती है, या फिर इसमें विभिन्न भाषाई समूह के लोग एक साथ रहते हैं। इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत ऑप्शन इसका डी पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, गांव में जो है विभिन्न भाषाई समूह के लोग एक साथ नहीं रहते। गांव में सभी लोगों का एक ही भाषा होता है, एक ही बोली होती है। ठीक है, वहाँ पे गांव में तो अगर बोल रहे हैं अवधी भाषा तो अवधी बोलेंगे, भोजपुरी बोल रहे हैं तो भोजपुरी बोलेंगे, हिंदी बोल रहे हैं हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलेंगे। तो इसलिए इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा, डी पार्टी गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन अगर देखें तो ग्रामीण समाज विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। ग्रामीण समाज का आकार जो तथा जनसंख्या जो घनत्व होता है वो कम होता है। शहर की अपेक्षा गांव का आकार जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, शहर बहुत बड़े होते हैं, गांव जो है छोटा होता है। 200 घर, 250 घर, 500 घर, 600 घर, इस तरीके से इतने सारे घरों का जो है एक गाँव बनता है। लेकिन शहरों में तो बहुत लाखों लाख आबादी होती है, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, तो यहाँ की आबादी भी कम होती है। गांव में जो है एक रूपता देखने को मिलती है। ठीक है, कम आबादी होने के कारण एक रूपता होती है गांव में। ठीक है, सभी ना कोई ज़्यादा हाई फाई होता है, ना ही कोई बहुत लोअर होता है, सब एक रेंज में लगभग औसतन होते हैं। जबकि शहर विजातीयता के प्रमाण है, यानी कि आपने शहर में देखा होगा कि गरीब से गरीब भी रह रहा है और अमीर से अमीर भी जो है शहर में रहता है। ठीक है, गाँव में एक भाषाई समूह के लोग तथा एक साथ होते हैं, किंतु शहरों में विभिन्न भाषाई समूह के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, गांव में एक ही भाषा और एक साथ रहते हैं, लेकिन शहर में जो है तुम्हें हर गली हर मोहल्ले में अलग अलग भाषा के लोग मिल जाएंगे जो कि एक साथ ही पाए जाते हैं। तो गांव की जो है चीज़ें वो अच्छी हैं, हमें पसंद है, गांव से जुड़े होना चाहिए सभी को। ठीक है, और इसमें हमें लग रहा है कि लोग देख रहे होंगे वो सभी लोग लगभग गांव के ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण समाज जब पढ़ रहे हैं तो आपको अपने, अगर गांव से हैं तो गांव से रिलेट करके अगर करिएगा क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन इसमें बताना विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन देखिए, इसके लोगों में जाति एवं धर्म के आधार पर अंतर अधिक पाया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय का प्रमुख स्रोत कृषि होता है। इसकी आबादी का बहुत छोटा भाग कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में काम करता है। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट इसमें है, इसमें जो है अंतः सामुदायिक संबंध अत्यधिक घनिष्ठ होते हैं। ठीक है, अंतः सामुदायिक संबंध अत्यधिक घनिष्ठ होते हैं, घनिष्ठ माने बहुत ही करीब। तो अब इसमें विशेषता नहीं है कौन सा, तो ऊपर का जो 3 पार्ट है ये बी सी, ये तीनों विशेषता इसके गांव के होते हैं। लेकिन जो डी पार्ट है ये जो है विशिष्टता नहीं, विशेषता नहीं होती, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण समाज के लोगों में जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर अंतर अधिक होता है। गांव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि ही होता है। ठीक है, जबकि शहरों में लोग कृषि के अलावा अन्य कार्य जैसे कि सरकारी विभागों में क्लर्क या अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में या फिर फैक्ट्रियों में प्रबंधक अथवा मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। गांव की आबादी का बहुत छोटा भाग कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में काम करता है। गांव में जो है सामुदायिक संबंध कम घनिष्ठ या फिर अनुपस्थित होते हैं, परंतु नगरों में अंतः सामुदायिक संबंध अत्यधिक व निरंतर पाए जाते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषक समाज मध्यवर्ती में स्थित है। ठीक है, स्थिति में है, और इसके एक ओर जनजातीय समाज है और दूसरी ओर क्या है, नगरीय समाज। तो ये कथन किसने कहा था ये बताना है। ठीक है, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो क्रोबर महोदय थे, उन्होंने ये कथन को कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
इनका नाम है A.L. क्रोबर। इन्होंने जो है कृषक समाज को परिभाषित करते हुए कहा था कि कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है, इसके एक ओर जनजातीय समाज तो दूसरी ओर नगरीय समाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की आदिम जातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा प्रदान किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? डॉक्टर घुरिये के द्वारा यह कहा गया था। किसने कहा था? डॉक्टर घुरिये ने। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर घुरिये जो थे वो आदिम जातियों को भारत के आदिवासी नहीं मानते, वरन उन्होंने इन्हें पिछड़े हिंदू की संज्ञा प्रदान की, क्योंकि भारत की अधिकांश जनजातियां हिंदू रीति रिवाजों तथा मान्यताओं का जो है अनुकरण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं? इसमें से ग्रामीण समाज की में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध ये विशेषता होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति रूप से गाँव में ज़्यादातर लोग रहते हैं, प्रकृति से करीब रहते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, उनके घर भी मकान भी थोड़ा कच्चे या मिट्टियों या लकड़ियों के बने होते हैं। इसके बाद संयुक्त परिवार गांव में होता है। ठीक है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। ठीक है, भाग्यवादी और सरल समाज होता है। तो ये तीनों जो है इसके क्या होती है? विशेषता होती है। गंदी बस्तियों का उद्भव, तो ये गलत है इसके बारे में। ठीक है, क्या विशेषता नहीं? ये विशेषता नहीं, गंदी बस्तियों का उद्भव। परंपरागत समाज, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, संयुक्त परिवार तथा प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, भाग्यवादी, सरल समाज, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, आत्मनिर्भरता, जजमानी प्रथा आदि ग्राम समाज की विशेषताएं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं होगी ग्राम समाज की, ग्रामीण समाज की। वहीं गंदी बस्तियों का उद्भव जो है नगरीकरण से उत्पन्न हुआ समस्या है, जो कि शहरी समाज की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गंदगी शहर के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास के लक्षण हैं? तो जजमानी प्रथा का लगभग विलोपन, जाति प्रथा में परिवर्तन, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें से लक्षण हो जाएगा ग्रामीण समाज का? तो उपयुक्त दोनों लक्षण होगा। जजमानी प्रथा का लगभग विलोपन हो चुका है, जाति प्रथा में भी परिवर्तन हो रहा है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास के लिए जो है अनेक सामाजिक आर्थिक जो है प्रयास किए जाने के परिणाम स्वरूप भारत के परंपरागत ग्रामीण जीवन में तीव्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। जजमानी प्रथा का लगभग विलोपन हो गया। ठीक है, यानी कि समाप्त हो गया। विभिन्न जातियों में जो है परंपरागत संबंधों में परिवर्तन आया। ऊंच नीच की भावना में परिवर्तन हुआ। खान पान के प्रतिबंध पर कमज़ोर हुआ। ठीक है, खान पान पर जो प्रतिबंध लगा था वो भी कमज़ोर हुआ। जातियों से संबंधित कार्यों में जो है परिवर्तन हुआ। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह के जो है दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आदि जो है ग्रामीण समाज में सामाजिक विकास अथवा परिवर्तन को परिलक्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ के समीप किशनगढ़ी गांव का अध्ययन करके सार्वभौमीकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा प्रदान की? इसमें से कौन महोदय थे जिन्होंने अलीगढ़ के समीप जो है किशनगढ़ी गांव है वहां पर अध्ययन करके उन्होंने जो है सार्वभौमीकरण एवं स्थानीयकरण का अवधारणा प्रदान किया? तो ये थे मैकिम मैरियट। कौन थे? मैकिम मैरियट। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के शिष्य थे मैकिम मैरियट, और इन्होंने अलीगढ़ के समीप किशनगढ़ी गांव का अध्ययन करके सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की धारणाओं को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार जात एकाधिकार रूपी संघ है? ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था हेराल्ड गोल्ड के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जाति व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है समाज में ऊंच नीच के सोपान क्रम का निहित होना, प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय, विवाह तथा खान पान संबंधी प्रतिबंध का जो है कठोरतापूर्वक पालन करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा एक लक्षण है जो जाति व्यवस्था का नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। जाति के आधार पर समाज में ऊंच नीच के सोपान क्रम का निहित होना, प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय, विवाह और खान पान संबंधी प्रतिबंध का कठोरतापूर्वक पालन करना, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता तथा शूद्रों की निम्नतम स्थिति आदि जाति व्यवस्था के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं? इसमें से तो बुजुर्गों की सुरक्षा के साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन की स्थायी व्यवस्था, अधिक स्थायित्व, सभी व्यक्तियों की परिस्थिति व भूमिका निश्चित होती है, और चौथा है डी पार्ट की व्यक्तिवाद व निजी अभिमुखन की अधिक संभावना। इसमें से कौन सा है जो संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं दर्शाती है? तो वो है डी पार्ट, व्यक्तिवाद व निजी अभिमुखन की अधिक संभावना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की समस्या है। क्या समस्या है? अधिक मेहनत करने वाले सदस्यों पर अधिक भार होता है, आपसी मनमुटाव व द्वेष की भावना होती है, व्यक्ति व्यापार या उद्योग में जोखिम लेने से बचता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सारी समस्याएं संयुक्त परिवार की। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार सामान्यतः सभी सदस्य कार्यरत नहीं होते,
जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मेहनत करने वाले सदस्यों पर भार अधिक होता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति व्यापार व उद्योग में जोखिम नहीं लेता, जिसके कारण संयुक्त परिवार में एक संतोषजनक आर्थिक आधार पर ही जीवन बसर चलता है। आपसी मनमुटाव व द्वेष की भावना भी पनपती है इसमें। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो परिवार सेवा को प्राप्त करता है उसे जजमान कहा जाता है, और जो सेवा प्रदान करता है उसे कमीन कहलाता है। तो ये उपयुक्त दोनों सही हैं। आंसर क्या क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कृषि ग्राम की विशेषता क्या है? तो गैर कृषि ग्राम की विशेषता की बात करेंगे तो ग्रामीणों का कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में संलग्न होना, ये विशेषता है। बंजर भूमि का उपलब्धता, ये भी विशेषता है गैर कृषि ग्राम की। ठीक है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होना, ये भी गैर कृषि ग्राम की विशेषता है। ठीक है। तो उपयुक्त सभी विशेषताएं हो जाएंगी। आंसर डी पार्ट। ठीक है। और गैर कृषि ग्रामों में कृषि का कार्य नहीं होता, जिसके कारण बंजर भूमि की उपलब्धता, सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होना तथा ग्रामीणों का कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों जैसे कि शिल्पकार, दस्तकार, कारीगर आदि में संलग्न होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसी ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं कारखानों का निर्माण होता है तो उसे औद्योगिक ग्राम कहा जाता है। नगरों एवं महानगरों से लगी सीमा में स्थित गांव को उपनगरीय गांव कहा जाता है, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन हो जाएगा इसका? इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। गांव के संदर्भ में ये दोनों कथन सही हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग या कारखानों का निर्माण होता है उसे औद्योगिक ग्राम कहते हैं, और इन गाँवों के अधिकांश निवासी जो है श्रमिक के रूप में संलग्न हो जाते हैं। नगरों और महानगरों में जल लगी सीमा में स्थित जो गाँव स्थित होते हैं उन्हें उपनगरीय ग्राम कहते हैं, और इन गाँवों में ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का सामाजिक तथा सांस्कृतिक मिश्रण पाया जाता है। यानी कि कुछ वो ग्रामीण का अडॉप्ट किए रहेंगे और कुछ जो है शहरों का भी उनके अंदर आ जाता है गुण, क्योंकि बगल में रहते हैं शहर के, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट प्रोजेक्ट इंडिया पुस्तक ये किससे संबंधित है? तो ये जो है एल्बर्ट मेयर से संबंधित है। एल्बर्ट मेयर ने जो है पायलट प्रोजेक्ट पुस्तक जो है इंडिया पुस्तक की रचना की थी, और इस पुस्तक में इटावा परियोजना की मुख्य उपलब्धियों का सार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन इन द गिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ग्लोरिया गुडविन रहेजा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस पुस्तक में जो है सहारनपुर के ग्राम की जाति व्यवस्था के रूप में अध्ययन का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट पूछा जा सकता है कि सहारनपुर के ग्राम की जाति व्यवस्था के रूप में किस किताब में जो है डिस्क्रिप्शन, तो ये है द पॉइजन इन द गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह संस्तरित असमानता का उदाहरण है। भारत में समाज की संरचना इसके रूप में दिखाई देती है, या फिर उपयुक्त दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जाति सामाजिक प्रतिष्ठा या संस्तरित असमानता का एक उदाहरण है। भारत में समाज की संरचना जाति के रूप में दिखाई देती है। परंपरागत समाज में जो है भारत सामाजिक असमानता का सर्वप्रमुख आधार जाति है। जाति प्रथा के कई सामाजिक परिवर्तन उभर कर आ रहे हैं, फिर भी ये प्रथा अपना विशेष स्थान रखती है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब इसमें जो है पुस्तक दिया है, उसके रचनाकार दिया है। इंडियन विलेज रूरल प्रोफाइल, इंडियाज विलेजेज और विलेज इंडिया। किसने लिखा है ये देखते हैं इसको। ठीक है। इंडियन विलेज जो है S.C. दुबे द्वारा लिखित है, और रूरल प्रोफाइल जो है D.N. मजूमदार। ठीक है। इसके बाद इंडियाज विलेजेस जो लिखा गया है M.N. श्रीनिवास, और विलेज इंडिया जो है माइकियम मैरियट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध रचना होमो हायरार्किकस में स्पष्ट किया है कि जाति शुद्धता एवं अशुद्धता का संस्तरण ही जाति प्रथा को चलाने वाला सिद्धांत होता है? ये किसने कहा है अपनी प्रसिद्ध रचना में? तो ये कहा गया लुई डियोमो के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लुई डियोमो ने अपनी प्रसिद्ध रचना जो होमो हायरार्किकस में लिखा था कि जाति शुद्धता एवं अशुद्धता का संस्तरण ही जाति प्रथा को चलाने वाला सिद्धांत है। जातिगत संस्तरण की भावना ही भारतीय समाज के स्तरीकरण को पश्चात समाज से जो है अलग करती है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है M.N. श्रीनिवास के द्वारा से संबंधित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सांस्कृतिकरण की अवधारणा समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने प्रदान किया था। सांस्कृतिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत निम्न जात, जनजात अथवा अन्य समूह के सदस्यगण अपनी प्रथा, विधि विधान, विचारधारा, जीवन शैली आदि में जो है उच्च जाति का अनुसरण कर स्वयं को ऊपर की तरफ गतिशील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के कौन सा अथवा के से कारक हैं या हैं? तो संचार के नए साधन, भूमि सुधार, कृषि से तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन, ये तीनों कारण हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संचार के नए साधन विशेषकर टेलीफोन, टेलीविज़न, सड़कें, रेल आदि ने जो है ग्रामीण समाज को और भी गतिशील किया है। भारत में स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार ने जमींदारों से स्वामित्व का हक लेकर उन्हें उन समूहों को दे दिया गया जो वास्तव में भूमि की देखभाल या और खेती कर रहे थे।
भूमि सुधार जैसे कदम का सीधा प्रभाव पड़ा। कृषि तकनीकी की प्रणाली में परिवर्तन, नई मशीनरी, फसलों की नवीन पद्धति इत्यादि ने भी ग्रामीण समाज पर जो है व्यापक तथा तत्कालिक प्रभाव डाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा जिसको कहते हैं, इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसे कई चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। 2007-08 में इसे जो है दूसरे चरण के अंतर्गत 130 जिलों को जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2008 को यह योजना संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और 2 फरवरी 2009 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मनरेगा रख दिया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा का नामकरण मनरेगा कब किया गया? यही क्वेश्चन बन गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस अधिनियम का लक्ष्य रोजगार को बढ़ाना है। योजना निर्माण, निगरानी, अनुपालन में पंचायती राज संस्थाओं को ये अधिनियम एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। इस अधिनियम की अनोखी बात समय पर रोजगार गारंटी तथा 15 दिन में मजदूरी का भुगतान किया जाना है। 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार प्रदान किया जाता है तथा दायरे से बाहर नियोजित किए जाने पर 10% अधिक वेतन का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। किसी ग्राम पंचायत से किए गए कार्यों का कुल लागत में वेतन एवं सामग्री व्यय का कितना होता है? अनुपात 60-40 का होता है, निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 माह में एक बार सभी रिकॉर्ड एवं कार्यों का सामाजिक लेखा जोखा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए बजट कितना आवंटित किया गया है ये बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए अगर देखा जाए तो 73,000 करोड़ रुपये आवंटन किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। 9 जुलाई 2021 तक मनरेगा का कुल जो है 3,566.29 करोड़ रोजगार दिवसों का सृजन किया जा चुका है, जिनमें महिलाओं के लिए 52.69% अनुसूचित जाति के लिए और 19.9% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 17.5% है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73,000 करोड़ रुपए जरूर याद रखिएगा। कमान क्षेत्र के विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1974-75 में। आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको इंग्लिश में CADP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1974-75 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की चुनी हुई बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग में सुनिश्चित करना था। 1 अप्रैल 2004 से कमान क्षेत्र का विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1988-89 में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति एवं आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को जीवन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बिंदु विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ या कब लागू हुआ? तो जवाहर रोजगार जो 1989-90 में लागू हुआ। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे 1 अप्रैल 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर दिया यानी मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1993 को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY के तहत जो उद्योग सेवा कारोबार में 7 लाख लघुत्तर इकाइयाँ शामिल करके स्थापित करके लगभग 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1 अप्रैल 1994 से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार की योजना को भी इसी योजना में एकीकृत किया गया। इस योजना का कार्यान्वयन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता था। वर्ष 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1993 को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों के 257 जिलों के 1778 ग्राम विकास खंडों में आरंभ किया गया। योजनाबद्ध तरीके से देश की शेष पंचायत समितियों को भी लागू किया गया और 1997-98 में देश की जो है ग्रामीण विकास समितियों में इसमें शामिल किया गया। रोजगार आश्वासन योजना का विलय जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के में जो है अगस्त 2001 में कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाटरशेड विकास कार्यक्रम जो है ये कब किस समिति की अनुशंसा पर जो है ये तैयार किया गया था? तो ये हनुमंत राव समिति की अनुशंसा पर तैयार किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन व्यावहारिक रूप से 1995-96 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण सहायता कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया 1995 में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। NSAP यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 15 अगस्त 1995 से गरीबों के लिए आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देशित सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रमुख योजनाएं हैं, उसको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और इसके बाद अन्नपूर्णा योजना आता है। तो 5 ये योजनाएं संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट योजना है। कब प्रारंभ किया गया? तो 1999 में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है गाँव में रहने वाले गरीबों हेतु स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया। इस योजना के पहले से चल रही 6 योजना समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसम, और 10 लाख कुआं योजना की MWS, और ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों के किट की आपूर्ति हेतु कार्यक्रम सित्रा, और ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ड्वाकरा, गंगा कल्याण योजना GKY को विलय कर दिया गया था। ठीक है, इसमें, और इसके बाद इस योजना का उद्देश्य रखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना, और इस योजना की सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाएंगे, लाभार्थी नहीं। ठीक है, और यह योजना ऋण एवं सब्सिडी योजना थी। इस योजना में दी जाने वाली धनराशि केंद्र एवं राज्य सरकारों में 75:25 के अनुपात में जो विभाजित होती थी। कम से कम 50% अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजात, 40% महिलाओं और 3% दिव्यांगों को योजना का लक्ष्य बनाया गया है। इस योजना को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। NRLM के रूप में अब ये योजना चालित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुभारंभ पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने 3 जून 2011 को राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले से किया था। यह योजना महिलाओं तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांगों पर विशेष रूप से केंद्रित है। इस मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रूप में गठित कर लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की योजना है। यह योजना ग्रामीण विकास के मंत्रालय के अधीन है। इस योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2015 में इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, 2015 में भी इसका नाम बदला गया, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ किया गया? तो ये जो वर्ष 2000 से 2001 में आरंभ किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस योजना का मूलभूत उद्देश्य था मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं की प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास एवं ग्रामीण सड़कें इत्यादि की पूर्ति करना। काम के बदले अनाज योजना कब शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। 14 नवंबर 2004 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 14 नवंबर 2004 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले में जिले के गांव अलूर में किया गया था। इस कार्यक्रम को देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को पूर्व में प्रारंभ किए गए दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की योजना को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? तो ये 2001 में आरंभ हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2001 को किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व में जारी रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। इस योजना को दिहाड़ी रोजगार प्रदान करने वाली योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का खर्च जो है केंद्र तथा राज्यों में 75:25 के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, इसके बाद जबकि खाद्यान्न घटक की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार वहन करती है
और जिला परिषद और पंचायत समिति के संसाधनों के हिस्से का जो है 22-22.5% अनुसूचित जाति अथवा जनजातियों के लिए लागू निजी लाभार्थी योजना खर्च किया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम के लिए संसाधनों का आवंटन पंचायती राज के तीनों स्तरों यानी कि जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत द्वारा 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है। वर्तमान में इस योजना को जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में समन्वित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका शुरुआत जो 1998 में किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, यशवंत सिन्हा का नाम महत्वपूर्ण है, अभी चर्चित हैं। क्यों चर्चित हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। किसानों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से दे ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया था। इस कार्ड का उपयोग किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए करते हैं। किसान को 3 लाख तक का कर्ज दिया जाता है, जिसके ब्याज दर 6 माह तक जो है 4% तथा 1 वर्ष के लिए 7% होती है। केसीसी योजना के अंतर्गत सर्वाधिक हिस्सा क्रमशः वाणिज्यिक बैंकों का, सहकारी बैंकों का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का होता है। इस योजना के तहत जो केसीसी धारक की आकस्मिक मृत्यु होने पर 50,000 रुपये तथा अस्थायी अपंगता की दृष्टि से स्थिति में 25,000 रुपये जोखिम राशि देने का भी प्रावधान है। कापाट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कपाट का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद यानी कि कपाट जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 1986 में स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कपाट की 9 प्रादेशिक समितियां हैं अथवा केंद्र हैं। कपाट जो है क्षेत्रों में कार्य प्रणाली के सुधार उद्देश्य लेकर कार्यरत है। विशेषतया समाज के दलित तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। कपाट ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों को सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अनाज बैंक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित की गई? तो ये किया गया था जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण अनाज बैंक योजना आरंभ में 11 राज्यों में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। बाद में यह योजना 24 नवंबर 2004 से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के दौरान या प्रतिकूल मौसम के समय में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अनाज बैंकों की स्थापना जो है सूखा प्रवण क्षेत्रों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों जिनका संपर्क बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण कट जाता है में की जानी है तथा राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई ग्राम पंचायतें अथवा ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन आदि अनाज बैंक चलाने के पात्र हैं। ग्रामीण अनाज बैंक योजना को 1 जनवरी 2014 से बंद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट हरण बीमा योजना कब शुरुआत हुआ? तो ये 2001 में शुरुआत हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 30 सितंबर 2001 को कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया था। ठीक है, इफ़को किसानों के लिए यह योजना चलाती है और इस योजना के अंतर्गत किसान जो है इफ़को खाद की 1 बोरी के खरीद पर 4,000 रुपये की बीमा मुफ्त हकदार हो जाते हैं। यह योजना किसानों के लिए खाद की खरीद के 1 साल की अवधि तक के लिए मान्य होता है। इस योजना का लाभ किसानों को केवल इफ़को कार्यालय में खरीदे गए बैग पर ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आय बीमा योजना किस वर्ष आरंभ किया गया? तो यह आरंभ किया गया 2003-04 में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है रबी के मौसम में 12 राज्यों के 18 चुनिंदा जिलों में जो है गेहूं तथा धान के लिए प्रायोगिक आधार पर किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल उपज तथा बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों की आमदनी में होने वाली हानि को जो है बीमा कवर उपलब्ध प्रदान करना है। ठीक है, DDU-GJY का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? एक योजना है, इसका संपूर्ण ग्रामीण भारत को निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 नवंबर 2014 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली के क्षेत्र में सुधारों की नई गति देने के लिए परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी कि DDU-GJY लागू करने का फैसला लिया गया और 25 जुलाई 2015 को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में बिजली संचरण ट्रांसमिशन के वितरण की स्थिति सुधारने के लिए नई समेकित बिजली विकास योजना यानी कि IPDS को मंजूरी दी गई। सरकार ने जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना समाप्त करके इसके स्थान पर DDU-GJY मंजूरी प्रदान की और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संपूर्ण ग्रामीण भारत को निरंतर विद्युत आपूर्ति 7 दिन और 24 घंटे यानी कि 24/7 जो बोला जाता है उसमें जो है घंटे प्रदान करना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, खादी गांव परियोजना का आरंभ कब किया गया था? तो इसका आरंभ जो है 2017 में किया गया था। ठीक है, खादी गांव परियोजना की शुरुआत जो है 15 फरवरी 2017 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य खादी ग्राम उद्योग उत्पादों को जो है प्रचलित करना, ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना, ठीक है, तथा गाँवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। इस परियोजना के अंतर्गत छोटे उद्योग उपकरण जैसे कि चरखा, मोमबत्ती उद्योग, अगरबत्ती उद्योग आदि जो है ग्रामीणों को दिए जाएंगे। खादी और ग्रामोद्योग एक वैधानिक निकाय है जो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया जिले से किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार करना है। योजना का लक्ष्य जो है वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0 वर्जन का उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से जो है एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर शुभारंभ किया। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आरंभ किया गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वर्ष 2015 में आरंभ किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो वर्ष 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। 19 दिसंबर 2016 को कानपुर में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा PMKVY का जो है कार्यान्वयन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 को जो है शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी जो है दिया गया, यानी कि PMGDISA जिसको कहते हैं। और ये जो है 7 अक्टूबर 2017 को गांधीनगर गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। और इस योजना के जो है अंतर्गत देश के लगभग 40% ग्रामीण परिवारों में से कम एक सदस्य को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने की योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से किया गया। यह पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को वायु संबंधी विकारों जैसे कि दृष्टि, सुनने में परेशानी, दांत टूटना, विकलांगता आदि से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को सामान्य बनाना है और परिवार के लोगों पर उनकी निर्भरता को कम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वधार गृह योजना किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? तो ये जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। स्वधार गृह योजना जो है शुरुआत 2001-2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों या बिना किसी सामाजिक आर्थिक के सहारे रह रही महिलाओं को प्राथमिक जरूरतों जैसे कि आश्रय, कपड़े, भोजन और चिकित्सीय सहायता आदि उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तीनों जो है मंत्रालय का पहल है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया। ये याद रखना आप लोग। और इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी की सुनिश्चित करना, लिंग आधारित भेदभाव को रोकथाम करना और लिंग चयन का उन्मूलन एवं बालिकाओं की उत्तरजीविता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी के कन्या की निर्धारित अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका एक्सप्लेन देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि भारत की एक छोटी बचत योजना है। 4 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने बालिकाओं की विशेष जमा सुकन्या समृद्धि खाता का शुभारंभ किया। और सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा से खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के समय कम से कम 250 रुपये और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करवाने होते हैं। यदि परिवार में 2 बालिकाएं हैं तो दोनों बालिकाओं के लिए खाता खुलवाया जा सकता है, किंतु 2 से अधिक बालिकाओं का खाता इस योजना के अंतर्गत नहीं खुलवाया जा सकता। जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में जो है संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म के समय जो है या फिर 10 वर्ष से कम आयु तक यह खाता खुलवाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आयुष्मान सहकार योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। देखिए, देश में स्वास्थ्यकर एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शुरुआत की गई, गलत है। इस उदाहरण का मुख्य रूप से केरल मॉडल, ये भी गलत है। एनसीडीसी द्वारा सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये, ये भी गलत है। तो इसमें कोई भी कथन सही नहीं, तो उपयुक्त डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त असत्य है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान सरकारी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। इस योजना की अवधारणा मुख्य रूप से केरल मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1963। कब हुई थी? 1963 में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक अधिनियम के द्वारा कृषि और किसान मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निगम के रूप में किया गया था इसका स्थापना। ये अपने प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त एनसीडीसी अपने 18 क्षेत्रीय अथवा राज्य निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है। एनसीडीसी राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, समन्वय, वित्त पोषण में संलग्न है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए, पहला ऑप्शन है, इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया। यह फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। निर्धारित बीमा किस्त खरीफ फसलों के लिए जो है 1.5% और रबी फसलों के लिए 2% है। या फिर वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम 5%। इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत आपका ऑप्शन इसमें सी पार्ट है। ठीक है, क्यों गलत है इसका आप एक्सप्लेन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY को लॉन्च किया गया। यह योजना खरीफ वर्ष 2016 से लॉन्च की गई, लागू की गई। ये योजना फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। किसानों को जो है सभी खरीफ फसलों के लिए निर्धारित प्रीमियम 2% ना कि 1.5% है, और रबी फसलों के लिए निर्धारित 1.5% ना कि 2% है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नाम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ई नाम योजना का उद्देश्य किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर नहीं कहीं भी बेच सके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 14 अप्रैल 2016 को जो है ये योजना शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत देश की अलग अलग मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसान रजिस्टर्ड होकर अपनी उपज अच्छी कीमत पर भी कहीं पर भी बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है कथन, ये बताना है। यह 2014 में प्रारंभ किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। पानी की बचत करने वाली तकनीकों सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। या फिर इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई। इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत इसका ए पार्ट है। केवल यह 2014 में शुरू किया गया, गलत है। बाकी सारे ऑप्शन इसके संबंधित सही हैं। क्यों गलत है? क्योंकि यह 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2015 में शुरुआत किया गया योजना है और यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र राज्य की हिस्सेदारी जो है ये 75:25% होती है, और इसके बाद पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले ये 90-10 का हो जाता है। ठीक है, इससे 2.5 लाख अनुसूचित जात और 2 लाख अनुसूचित जनजात किसानों सहित 22 लाख किसानों को लाभ होगा। इसके 3 मुख्य घटक हैं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी, वाटर सेट डेवलपमेंट है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली के निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में जो है पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत कम करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई पद्धति को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बागवानी कृषि समानता फलों सब्जियों सजावटी पौधों से संबंधित है। एमएच मैरी गौड़ा को भारतीय बागवानी का जनक कहा जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन फल सब्जी मशरूम मसाला फूल सुगंधित पौधा नारियल काजू कोको बांस आदि बागवानी क्षेत्र के फसलों के समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2015-14-15 से जो है लगातार कार्यान्वित कर रहा है और इस योजना को हरित क्रांति कृषि उन्नत योजना के तहत लागू किया गया है। ठीक, हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। ठीक है। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1920 में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम बड़ौदा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। चकबंदी वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ। इसका कार्यान्वयन उपयोग विशुद्धता ऐच्छिक आधार पर था। 1928 के केंद्रीय प्रांतों में भू संपत्ति चकबंदी अधिनियम के साथ भू संपत्ति के चकबंदी पर क्रमबद्ध बाध्यता लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1953 में। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत 1954 में हुई। चकबंदी योजना सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर अब शामली जिला है कि कैराना तहसील तथा सुल्तानपुर जिले की जो है मुसाफिर खाना तहसील में लागू की गई और वर्ष 1958 में चकबंदी योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दी गई। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त अथवा जमींदारी अथवा इस्तमरारी ये तीनों एक ही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत 22 मार्च 1793 ईस्वी को हुआ। इस व्यवस्था के अधीन आने वाले क्षेत्र थे बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश का बनारस क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक। यह ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र पर लागू था। टॉमस मुनरो किस बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था? तो टॉमस मुनरो जो था ये रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। रैयतवारी बंदोबस्त जो है 1792 ईस्वी में 12 महल के कर्नल रीड के द्वारा जो है लागू किया गया था। टॉमस मुनरो इस व्यवस्था के समर्थक थे जिन्हें बाद में सुचारू रूप से संचालन हेतु जो है मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया और यह ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था। मद्रास बम्बई पूर्वी बंगाल असम एवं कुर्ग में। ठीक है। नीचे दिए गए चीज़ को सुमेलित करना है। स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त महालवाड़ी मिलाना है इसको। देखिए स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये कॉर्नवालिस चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर इससे संबंधित हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त से हार्ट मैकेंजी और मर्टिन बर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है तो वो है महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है। क्या है? वो है महालवाड़ी बंदोबस्त। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। महालवाड़ी बंदोबस्त का जन्मदाता हार्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इसका सबसे व्यवस्थित स्वरूप प्रतिपादन किया था। यह ग्राम अथवा महाल आधारित व्यवस्था है जहां भू राजस्व कृषक के बजाय महाल से तय की जाती है। गांव अथवा जागीर का मुखिया अथवा लंबरदार को कर वसूली का प्रतिनिधि बनाया गया और इसमें ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर जिनमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत क्षेत्र शामिल थे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1951 में। इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किया गया और राष्ट्रपति के द्वारा अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो है सर्वप्रथम विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो ये भूमि सुधार से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। विनोबा भावे द्वारा 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में इसकी शुरुआत किया गया था। विनोबा भावे ने बड़े भूस्वामी वर्गों से अपनी कुछ भूमिहीन लोगों को दान देने की अपील की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP कब शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2008 को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। देश के भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा 21 अगस्त 2008 को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और NLRMP में उप पंजीयक कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने और पंजीकरण कर
भूमि अभिलेख अनुरक्षण प्रणालियों के समेकन का प्रस्ताव किया गया, इसे डिजिटल इंडिया स्कीम से जोड़ा गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक कोड जारी किया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सुमेलित करना है योजना और कौन से मंत्रालय से संबंधित है। देखिए, देखते हैं इसको। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है, ये वर्तमान में चल रही सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1996-97 के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और वर्तमान में ये जल संसाधन, नदी विकास और संरक्षण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, बंजर भूमि अक्रमित भूमि के विकास की गति को तेज करने सरकार ने 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की। बाद में 1992 में ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को बंजर भूमि विकास का जो है अलग विभाग बनाया गया और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को इसे हस्तांतरित कर दिया गया। ऑन फार्म जल प्रबंधन, यह मुख्य रूप से कुशल ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित, इसे किसी कृषि मंत्रालय के तहत लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में नलकूप। ठीक है, देख लेते हैं। नलकूप की सिंचाई जो है 74.9% तक लगभग होती है। नहर द्वारा 15.2%, कुओं द्वारा जो है 8.7%, टैंक झील के द्वारा 5%, अन्य साधन 7% उपयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, कृषि गतिविधियों में वृद्धि मरुस्थलीकरण कारकों में से एक है। दूसरा, भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का हस्ताक्षर करता नहीं है। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, मरुस्थलीकरण एक समस्या है जिनका सामना मरुस्थल के आसपास क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जिसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में है। मरुस्थलीकरण का निम्न कारण है: जनसंख्या दबाव, पशुओं की संख्या में बढ़ती संख्या और बढ़ती कृषि गतिविधियाँ, अतः एक सही है। और विकास गतिविधियाँ, निर्वनीकरण। ठीक है, भारत अक्टूबर 1994 को इस संधि में शामिल हुआ था, दिसंबर 1996 को इसकी पुष्टि की। भारत के संदर्भ में संधि से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय की है। भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, अतः दो सही नहीं। ठीक है, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को COP14 सितंबर 2019 में भारत में आयोजित किया गया। COP14 के सत्र में 2030 तक 21 से 26 मिलियन हेक्टेयर अवनयित भूमि को पुनर्बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राट 17 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1978 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो है भूमि में पर्याप्त सुधार की कमी महसूस की गई थी, जिस कारण विभिन्न योजनाएं बनाकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई। अगला प्रश्न है, क्रियाशील जोतों के आधार पर सीमांत जोत वह हैं जिनके पास कितनी जमीन होती है, जिन्हें सीमांत जोत कहते हैं? तो 1 हेक्टेयर से कम वाले ज़मीन को सीमांत जोत कहा जाता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से जिसके पास ज़मीन कम होती है सीमांत जोत। लघु जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के बीच, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर में, और बृहद जोत जिसको कहते हैं 10 हेक्टेयर के अधिक जिसके पास ज़मीन होता है। छोटे खसकों का मापन होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है साधारण चेन से। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर जो होता है, ये दाब वायु दाब मापी है। बाकी जरीब, थियोडोलाइट और कंपास, ये तीनों भूमापन में करते हैं। ठीक है, जरीब एक प्रकार की जंजीर होती है जो लंबाई मापने की इकाई है। जरीब की लंबाई 22 गज या 4 लट्ठा अथवा 66 फुट के बराबर होता है। जरीब कड़ियों से मिलकर बनी होती है। इसमें एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच या 22 गज की होती है। थियोडोलाइट उस यंत्र को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर अन्य बिंदुओं द्वारा निर्मित क्षैतिज और ऊर्ध्व कोण नापने के लिए सर्वेक्षण में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। यह सर्वेक्षण क्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ठीक है, कंपास से खोजकर्ता को अनजान भूमि खोजने में मदद मिलती है। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन करता है? तो ये किया जाता है राजस्व विभाग के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 100 होती है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मीट्रिक श्रृंखला दिया है, लंबाई 20 मीटर या 30 मीटर,
100 अथवा 150 कड़ियाँ होती हैं। 20 सेंटीमीटर कड़ियों की लंबाई होती है। ठीक है, अभियांत्रिकी श्रृंखला ये 100 फीट की होती है। 100 इसमें कड़ियाँ होती हैं और 1 फीट 1 कड़ी की लंबाई होती है। गटर श्रृंखला टोटल 86 फीट होती है और इसकी 100 कड़ियाँ होती है और 1 कड़ी की लंबाई 0.66 फीट होता है। ठीक है, महसूल श्रृंखला 33 फीट होती है। इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं और 1 कड़ी की लंबाई इसकी 2.2 से ही 1/16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भू क्षेत्र मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय क्या है? तो वो हेक्टेयर में मापा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, हेक्टेयर जो होता है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है और खेतों का क्षेत्रफल बताने के लिए आजकल एकड़ के स्थान पर हेक्टेयर का ही उपयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू मापन हेक्टेयर में मापा जाता है। ठीक है, वर्तमान में देश का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन होता है? तो वो होता है 19.87%। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। प्रदेश के देश का 19.87% खाद्यान्न उत्पादन होता है, जबकि कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 20% उत्तर प्रदेश में है। उर्वरकों के उपयोग इसमें पुडुचेरी का स्थान सबसे ऊपर है, इसके बाद तेलंगाना का, फिर पंजाब का है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार देश में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों यानी कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास का संतुलित मानक अनुपात जो है 4.2:1 होना चाहिए। ग्राम विकास की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया 1974 में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय नाम दिया गया। 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये 1687 से माना जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ब्रिटिश काल में ग्रामीण स्थानीय शासन की अपेक्षा नगरीय स्थानीय संस्थाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया था। इसका आरंभ 1687 मद्रास नगर निगम की स्थापना से माना जाता है। इस प्रकार ब्रिटिश काल में विकसित हुआ भारत का स्थानीय शासन लगभग 330 वर्ष पुराना है। निम्नलिखित में से चकबंदी का उद्देश्य क्या नहीं है? तो बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। बाकी जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, कृषकों को अलग अलग खेतों के एक स्थान पर एकत्रित करना, ये तीनों उसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत यह हुआ था। ठीक है, इसमें जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भूमि सुधार की रक्षा के लिए पहले संविधान संशोधन में। चौथा संविधान संशोधन 1955 के अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत जाने की स्थिति में न्यायालय की क्षतिपूर्ति के संबंध में जांच नहीं कर सकती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? तो वो था जमींदारी उन्मूलन। कौन सा? जमींदारी उन्मूलन। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भूमि सुधार के प्रथम महत्वपूर्ण कानून जमींदारी उन्मूलन महत्वपूर्ण था, जिसके द्वारा कृषकों और राज्य के मध्य मौजूद मध्यस्थों का जो है हटा दिया गया। यह सुधार अन्य सुधारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रहा, जो अधिकांश क्षेत्रों में जमींदारों के अधिकारों को समाप्त करने तथा उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने में सफल रहा। सुधार वास्तविक भूस्वामी अर्थात काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया गया था। किसी गतिविधि में देश में विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ग्रेडिंग और वितरण शामिल है। तो ये कौन सा है? तो यह है कृषि विपणन। क्या है? कृषि विपणन। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था की कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका। देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुआई के मौसम के पहले करती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी कृषि उपज गेहूं, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होता है जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है और यह सरकार 22 फसलों के लिए दाम तय करती है। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यह मूंगफली के लिए उपयुक्त नहीं है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी मूंगफली के लिए उपयुक्त नहीं, लेकिन यह मिट्टी अन्य फसलों के लिए उपजाऊ मानी जाए, जैसे कि गेहूं, गन्ना, ज्वार, सूरजमुखी अनाज की फसलें, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, अलसी, बाजरा, तिलहन आदि के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? तो खरीफ फसलों की प्रीमियम दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2% है। ठीक है, रबी फसलों की 1.5% है और इसके बाद बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम केवल 5% है।
निम्नलिखित में से किसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जाना जाता है? तो वो होती हैं जायद की फसलें, ठीक है। जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब जितने सलाद वाली और सब्जी वाली होती हैं वो सब जायद में आती है, ठीक है। इसमें तरबूज, खीरा, मूंग, सूरजमुखी आदि आती हैं। मार्च अप्रैल में बोई जाती है। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मध्यस्थ जमींदारों का उन्मूलन जो है सर्वाधिक सफल रहा था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देश की स्वतंत्रता के समय भूस्वामित्व केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। भारत में भूमि सुधार के कार्यक्रम से चकबंदी, काश्तकारी सुधार, भूमिहीन लोगों को भूमि वितरण कराना इसका उद्देश्य था। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्यों में नहीं चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य मरुस्थल के विकास को रोकना और मरुस्थल क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। 1999 में इस कार्यक्रम का कोष आवंटन 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, तीनों मिला दिया गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को किस में शामिल किया गया है? तो ये राज्य सूची में शामिल किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य सूची में जो है टोटल 61 विषय हैं, जैसे कि न्यायालय है, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल, सफाई, लोक स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि आदि आते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार है, एक है, क्या है संपत्ति का अधिकार? तो एक विधिक अधिकार हो गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 301 के अनुसार जो है कानूनी आदेश के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्यों में मिली है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में उन्मूलन को वैध करार दिया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करते वास्तविक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रदान करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012। इसमें विकास लक्ष्य 9% रखा गया था। इस योजना में 7 वर्षीय अधिक से बच्चे या व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% बढ़ाना और रोजगार को 17 लाख नए अवसर पैदा करना जैसे मुख्य लक्ष्य रखे गए थे। पहली बार कृषि की जनगणना कब कराई गई? ये कराया गया था 1970 में पहली बार। बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कृषि और किसान कल्याण विभाग राज्यों केंद्र शासित के प्रयोग के सहयोग से 1970-71 में पहली बार कृषि की जनगणना शुरू हुई। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि जनगणनाएँ होती हैं। संपूर्ण जनगणना का संचालन 3 चरणों में किया जाता है। इसमें परिचालन संपत्ति के संबंधित आंकड़ों के माध्यम से तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रैयतवाड़ी कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं। बाकी ऑपरेशन बर्मा पश्चिम बंगाल ये सही है। जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महलवाड़ी, अवध ये तीनों सही। बाकी रैयतवाड़ी कर्नाटक में नहीं है। रैयतवाड़ी जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। बाकी और तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत ऋतु में फसलों की बुआई कब की जाती है? तो ये किया जाता है मध्य फरवरी और मध्य से मध्य मार्च के बीच, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। इसमें प्याज हुआ, लहसुन, किसान बसंत ऋतु में गन्ना, फूल गोभी, विभिन्न प्रकार की सब्जियों को उगाता है। सामंत शब्द निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? यह जमींदारी से संबंधित है। आंसर इसका सी बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? तो ये सभी आते हैं। लोहार, कुम्हार, जुलाहा आदि ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किस अनुसूची में है? तो यह है राज्य अनुसूची। अभी ऊपर बात हो राज्य सूची में है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? तो इसमें बताना है भूमि सुधार कौन सा है। तो आंसर की बात करेंगे तो ये सभी भूमि सुधार से संबंधित मध्यस्थों का उन्मूलन है, काश्तकारी सुधार है, जो भू जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण, भूमिहीनों का कृषि योग्य भूमि का विवरण और चकबंदी, ये चारों हैं, पाँचों हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ की गई? तो वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, सबसे बाद में प्रारंभ की गई, ठीक है। ये बाकी इसके पहले प्रारंभ की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश के नारायण के जन्मदिन पर शुरुआत किया गया था। ग्रामीण अवस्था विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है किसके द्वारा? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था और इसका फुल फॉर्म बनता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में भारत के ग्रामीण अंचल और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई थी। प्रोड्यूस क्रॉप एग्रीकल्चर लोन स्कीम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये यूपी कॉर्पोरेशन बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा।
ठीक है। कॉरपोरेशन बैंक भारत का एक प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में कर्नाटक के मैंगलोर शहर के पास उडुपी के एक छोटे शहर में 5000 रुपये की राशि के साथ कैनरा बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है। इसके बाद भूमि मापने की परंपरागत इकाई क्या है, तो भूमि मापने की परंपरागत इकाई बिस्वा, बीघा, गज ये सभी हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में भूमि की माप की इकाइयाँ हर राज्य में भिन्न होती हैं। बिस्वा, बीघा, मरला, गज, कनाल, कट्ठा आदि जैसे माप भारत के उत्तर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जबकि ग्राउंड, सेंट, अंकनम, गुंथा इकाइयों का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जा रहा है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है, तो ये राज्य सरकार के पास है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 देखा और जिसका डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।